गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने केंद्रीय संगठन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक स्टार्ट किया था आपकी यूनिट सेकंड में, जिसमें अपन ने ये जाना था कि एक केंद्रक कोशिका में महत्वपूर्ण अंगक के रूप में पाया जाता है, उसके कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में मिलता है और सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण भी रखता है। इसके अलावा अपन ने जाना था कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी स्थिति क्या है, कितनी संख्या में ये पाया जाता है, इसकी शेप और साइज क्या है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। तो लास्ट टॉपिक अपन ने इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर का लिया था कि केंद्रक की आंतरिक स्थिति के अनुसार यह दो अवस्थाओं में मिलता है। फर्स्ट तो अंतरावस्था में केंद्रक और दूसरा विभाजनकारी अवस्था में केंद्रक, जिसमें अपन ने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था ओनली इसकी अंतरावस्था में, क्योंकि यह सेल कोशिका की सामान्य अवस्था होती है अंतरावस्था, जिसमें सभी प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं वो होती है वो सामान्य रूप से चलती रहती है। इसीलिए अपन कोशिका की अंतरावस्था में ही इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें अपन को इसकी विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं दिखाई देती है। उनके नाम भी अपन ने प्रीवियस क्लास में लिखे थे। अब अपन इसका बनाएंगे एक अच्छा सा डायग्राम, ठीक है, ताकि अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि एक न्यूक्लियस दिखाई कैसा देता है। अच्छा, पाया कहाँ पे जाएगा ये? एक कोशिका द्रव्य में। अब जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो, कहीं पर भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी संरचना में होता है, उतनी हार्ड संरचना नहीं होती इसकी। इसको चारों तरफ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेरे हुए रहती है, वो भी कौन से प्रकार की? रफ प्रकार की। जिसमें मोती समान, दाने समान राइबोसोम भी चिपके हुए होते हैं। ऐसे दिख रहे हैं सभी को? ऐसे इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस, जिसे अपन बोल रहे हैं केंद्रिक। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कौन कौन से भाग हैं वो भी सामने आ जाएंगे अपने। ये जो मैं डॉट डॉट से शो कर रहा हूं, ये गहरे अभिरंजित भाग है, डार्क कलर के दिखाई देंगे। अगर अपन किसी कोशिका को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें इंटरफेज अवस्था में, तो इसके ये भाग बहुत ही डार्क दिखाई देंगे। और इससे जस्ट नीचे वाले कम डार्क या कम संघनित दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे
यह है एक केंद्रक और उसकी संरचना। अब इसका करते हैं अपन नामांकरण, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं अपन को दिखाई देती है। तो सबसे बाहर तो है यह RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पे क्या लगे हुए हैं, ये राइबोसोम, ठीक है। ये अंदर की है ये वाली, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली। और इसकी जस्ट अंदर वाली ये वाली, यह है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये जो मैंने बताया था कि ये बहुत डार्क कलर का दिखाई देता है, ये कहलाता है हिटेरोक्रोमेटिन, हिटेरोक्रोटीन। और इसके ये क्षेत्र कहलाते हैं, ये जो इसमें आपको दिख रहा है खाली सा स्थान, एक ये रहा, एक ये रहा, एक रहा, ये कहलाता है न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। पोर, पोर मीन्स छिद्र। और इसके ये वाले भाग क्या कहलाएंगे, यूक्रोमेटिन। और ये क्या है, इसका केंद्रिक, केंद्रिक जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ऐसे एक केंद्रक या न्यूक्लियस की संरचना होती है, जिसमें अपन देख सकते हैं कि इस केंद्रक को RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेरे हुए हैं, ठीक है, जिसपे राइबोसोम चिपके हुए हैं। इसमें ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो इस केंद्र की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली बना रही है। इन दोनों के बीच में अपन को स्पेस भी, खाली स्थान भी दिखाई दे रहा है, जो कहलाएगा परिकेंद्रकीय अवकाश, जिसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसमें कुछ द्रव्य भी भरा रहता है। फिर है हेटेरोक्रोमेटिन, यानी कि केंद्र के गहरे अभिरंजित भाग दिखाई देते हैं, ये बिंदु बिंदु से दाने समान, मोती समान, तो कहलाएंगे हेटेरोक्रोमेटिन। और कुछ कम अभिरंजित क्षेत्र भी दिखाई देंगे, तंतु समान, जिन्हें बोलेंगे अपन यूक्रोमेटिन। ये कम अभिरंजित भाग होते हैं केंद्रक के। इसके अलावा अपन को केंद्रक छिद्र भी दिखाई देते हैं, जैसे ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये है एक केंद्रक की संरचना। अब अपन बात करेंगे प्रत्येक की डिटेल में। सबसे पहली संरचना कौन सी थी इसकी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, किसकी, न्यूक्लियस की। उसमें सबसे पहले था ये मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसे क्या बोल रहे थे अपन, न्यूक्लियर इनवलप, यही बोल रहे थे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे अपन कि ये होती क्या है। तो ध्यान से सुनना, साथ साथ में डायग्राम भी देखते जाना, तो समझ में और आसानी से आ जाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स की इंटरफेज में न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स की इंटरफेज में या अंतरावस्था में केंद्रक एक झिल्ली द्वारा आवृत दिखाई देता है, एक झिल्ली द्वारा आवृत दिखाई देता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप, हिंदी में कहे तो केंद्रीय झिल्ली
या केंद्रीय आवरण या कैरियोथिका? कैरियोथिका के नाम से जाना जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल्स की इंटरफेज अवस्था में जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वह एक झिल्ली द्वारा आवृत होता है या कवर होता है चारों तरफ से, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण या केंद्रकीय आवरण, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वलप या कैरियोथिका के नाम से जाना जाता है। तो एक नया शब्द है कैरियोथिका, इसे आप अंडरलाइन कर लेना नोट्स बनाते टाइम, के नाम से जाना जाता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखती है, यानी कि यह केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है, क्योंकि अपन को पता है यह केंद्रक कोशिका के अंदर है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य है, तो उस कोशिका द्रव्य से यह केंद्रक झिल्ली केंद्रक को अलग रखती है। यह केंद्रक झिल्ली आंतरिक और बाह्य, यहां पे लिखा है अपने आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के रूप में पाई जाती है, जिनके मध्य में 100 से 300 एंगस्ट्रम मोटा, ये मैंने बताया था ना, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है अपन को, ये वाला स्पेस, ये कहलाएगा परिकेंद्रकी अवकाश, जिसे अपन बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना मोटा होगा? यह चौड़ा होगा 100 से 300 एंगस्ट्रम, क्या कहलाएगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसमें कुछ लिक्विड या तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। समझ में आ गया? तो ये थी एक केंद्रक की केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण या कैरियोथिका, जिसको अपन ने डिटेल से समझ लिया है डायग्राम के साथ। क्लियर है? अब बात आ जाती है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्य क्या है, ये भी जान लेते हैं अपन साथ साथ। फंक्शंस, कार्य। तो फर्स्ट कार्य तो हो गया इसका कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के स्वतंत्र विनिमय पर नियंत्रण रखती है। एक तो है यह न्यूक्लियोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो इन दोनों के मध्य, कोशिका के कोशिका द्रव्य और केंद्रक के केंद्रक द्रव्य के मध्य में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है स्वतंत्र, उस पर नियंत्रण रखती है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पदार्थों के विनिमय पर नियंत्रण, कंट्रोल रखती है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। ये तो एक काम हो गया इसका। दूसरा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों की पीएच को बनाए रखती है या उनको मेंटेन बनाए रखती है, संतुलन में बनाए रखती है पीएच को। किस किस के? एक तो कोशिका द्रव्य को और एक केंद्रक द्रव्य के पीएच को। जहां पे कम चाहिए तो कम बनाती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बनाती है। तो इसके दो मुख्य कार्य हो गए, किसके? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण के या कैरियोथिका के। समझ में आ गया होगा? डिटेल से मैंने बता दिया है
केंद्रक की फर्स्ट नंबर की रचना को जिसे बोल रहे हैं केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप पर, जिसे अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस, यही बोलते हैं। ठीक, अगर समझ में नहीं आए तो डाउट क्लास में पूछ लिया करो, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आके पूछना चाहे तो यहाँ आके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इजी से टॉपिक है जो अपने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए इनको क्लियर करने में कोई स्पेशल जोर नहीं आना है अपन को। सेकंड नंबर पे क्या है? केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस, यही था जिसे अपन बोल रहे थे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप, ठीक है, जिसमें अपन देख सकते हैं ये वाला भाग, यानी कि आउटर इनर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ आंतरिक पदार्थ, ये वाला क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ आंतरिक पदार्थ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर शेप या न्यूक्लियोप्लाज्म, या एक नाम और है इसका कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था? कैरियोथिका। इसको क्या नाम दे रहे हैं? कैरियोलिम्फ। लिम्फ एक प्रकार का द्रव्य ही होता है, कैरियोलिम्फ। तो ये इतने नाम हो गए इसके। क्या बोल सकते हैं? एक केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए आंतरिक पदार्थ को न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियर शेप या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ कहा जाता है। यह कैरियोलिम्फ एक प्रकार कम सयांता वाला कोलाइडी प्रोटीन होता है। यानी कि यह जो कैरियोलिम्फ है, इसकी सयांता जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, और ये कोलाइडी नेचर का प्रोटीन होता है। यानी ज्यादातर क्या होगा इसमें? कोलाइडी प्रकृति का प्रोटीन होगा, जो जेल एवं सोल में चेंज हो सकता है। यह जो इसका कैरियोलिम्फ है, यह जेल और सोल, यानी कि आपने सोल और जेल थ्योरी पढ़ी होगी। अमीबा में जब गमन होता है तो उसका जो अंदर का पदार्थ होता है वो कभी तो हार्ड बनता है, कभी लसलसा बनता है, जिससे वो गमन कर पाता है, उसके कूटपाद बन पाते हैं। तो सेम वही कहानी इसके साथ भी है। इसमें जो कोलाइडी नेचर का जो प्रोटीन होता है वह जेल और सोल में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव्य की, जिसे अपन बोल रहे हैं कैरियोलिम्फ की। अब बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन की। इस केंद्रक द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या है?
केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें मोस्टली क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है और खनिज पदार्थ है। तो फर्स्ट नंबर पे ले रहा हूं मैं प्रोटीन। प्रोटीन में क्षारीय, आपने पहले भी सुना होगा, क्षारीय, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के बाद में आते हैं खनिज, जिन्हें बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फेरस है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। ऐसे खनिज पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, क्षारीय, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेंगे। हिस्टोन प्रोटीन में H2A है, H2B है, H4 है, H1 है, जो आपने 11th-12th में पढ़े होंगे सारे प्रोटीन के प्रकार। एंजाइम्स है और खनिज पदार्थ है। ठीक है, तो ये अपन ने एक कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव्य और उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर ली है अच्छे से। तो अपनी दो रचनाएं पूरी हो गई है केंद्रक की, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोप्लाज्मा। थर्ड नंबर पे अपन अब बात करेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क की। वही था थर्ड नंबर पे अपने क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी कि क्रोमेटिन जाल, जो अपन देख सकते हैं ये वाला। एक तो गहरे अभिरंजित है हेटेरोक्रोमेटिन और एक कम अभिरंजित है यूक्रोमेटिन। इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा, उतना ये हार्ड भी नहीं है। तो अपनी दो रचनाएं तो पूरी हो चुकी है केंद्रक की। अब तीसरी रचना के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे अपन। क्या थी? क्रोमेटिन नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। बात एक ही है, जो एक केंद्रक है इसके अंदर जो तंतु समान जाल पाया जाएगा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, ये वाला। एक तो गहरा अभिरंजित क्षेत्र है ये वाला और एक कम अभिरंजित क्षेत्र है ये वाला। इसको कहेंगे अपन क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ध्यान से सुनना, केंद्रक का या केंद्रक डीएनए, केंद्रक का अंदर का जो पदार्थ है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए यानी केंद्रक के या न्यूक्लियस के अंदर का आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक ही होता है, डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है, जो प्रोटीन के साथ जटिल बनाते हुए पाया जाता है। यानी कि डीएनए, एक तरफ डीएनए है एक तरफ प्रोटीन है, ये आपस में एक जटिल बनाते हुए, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हुए इसमें पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि आनुवंशिक पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो मोस्टली डीएनए है और प्रोटीन है। तो इसीलिए यहाँ पे अपने दोनों नाम लिए हैं। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन। यह श्यान जेली समान पदार्थ होता है। कैसा होता है क्रोमेटिन? कम श्यानता वाला एवं जेली समान, यानी चिपचिपा लसलसा सा होता है, जो डीएनए, आरएनए एवं
क्षारीय हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये कम श्यानता वाला जेली समान पदार्थ होता है जो डीएनए, आरएनए एवं क्षारीय हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जो अपन को पहले से पता है। यह क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करता है। कैसा अभिरंजन? क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करता है। अगर अपन इस केंद्र को क्षारीय अभिरंजन द्वारा अभिरंजित करवाएं तो ये उसे ग्रहण कर लेता है। उसी में अपन को दो क्षेत्र दिखाई देंगे, एक तो गहरे अभिरंजित और एक कम अभिरंजित वाले। ठीक है, अगर इस केंद्र को अपन अभिरंजित करने के बाद इंटरफेज में देखें तो कैसा दिखाई देगा? इंटरफेज में यह तंतु समान कुंडलित लंबे धागों से बना हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? ये केंद्रक इंटरफेज में तंतु समान होगा, कुंडलित होंगे तंतु और लंबे लंबे धागों के रूप में अपन को दिखाई देता है। ठीक है, इसी में क्रोमेटिन नेटवर्क में अपन बात करेंगे। इसके दो भाग कौन कौन से? एक तो हेटेरोक्रोमेटिन है और एक यूक्रोमेटिन है। इन दोनों के ऊपर ये क्या होते हैं, आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं या फिर 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके मेन पेपर में, उनमें मोस्टली ये पूछे जाते हैं। या तो पूछ लेगा हेटेरोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, या अंतर पूछना चाहे तो हेटेरोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन में अंतर बताइए। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है ये। तो इन दोनों को भी अपन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह क्रोमेटिन, एक केंद्र के क्रोमेटिन नेटवर्क के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। ये अपन ने तो नॉर्मल जानकारी तो ले ली है कि क्या होता है। आनुवांशिक पदार्थ जेली समान होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जो अपन को इंटरफेज में कैसा दिखाई देता है, ये अपन ने चर्चा कर ली है। अब इसी पॉइंट में अपन बात कर रहे हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की। सबसे पहले उसमें से ले रहा हूं मैं हेटेरोक्रोमेटिन, ध्यान से सुनना। हिटज नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में, साइंटिस्ट थे हिटज नाम के, उन्होंने सन 1928 ईस्वी में सेल की इंटरफेज और प्रोफेज, सेल की इंटरफेज एंड प्रोफेज अवस्था में, सेल की इंटरफेज और प्रोफेज अवस्था में हिटज नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में क्रोमेटिन के कुछ गहरे अभिरंजित क्षेत्र देखे। कैसे देखे? क्रोमेटिन के कुछ गहरे अभिरंजित क्षेत्र देखे, जिनको हेटेरोक्रोमेटिन नाम दिया। ये वाले जो मैंने पहले बता दिए थे आपको, ये वाले
ये कैसे है? गहरे अभिरंजित क्षेत्र है। और कैसे दिखाई दे रहे हैं? मोती या दाने के समान। यह हेटेरोक्रोमेटिन अधिक संघनित, यानी बहुत संघनित क्षेत्र है ये, अधिक संघनित एवं दाने या मोती समान दिख रहे हैं अपन को, दाने या मोती समान, जिन्हें बोलते हैं बीड लाइक, दाने या मोती समान। क्रोमोसोम्स, जिन्हें बोलते हैं गुणसूत्र, से बने दिखाई देते हैं। दाने या मोती समान या बीड लाइक क्रोमोसोम से बने दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन कहलाते हैं। इनमें और ध्यान देने योग्य बात है, इनमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है। कैसी होती है? आरएनए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और डीएनए की मात्रा कम होती है। हेटेरोक्रोमेटिन जो क्षेत्र है, क्रोमेटिन के गहरे अभिरंजित क्षेत्र दाने या मोती के समान, उनमें आरएनए की मात्रा तो होगी ज्यादा और डीएनए की मात्रा होगी कम। तो अपन ये बता सकते हैं कि यह आनुवांशिक दृष्टि से और उपापचयी क्षेत्र की दृष्टि से निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं। एक तो जेनेटिक्स प्लस मेटाबॉलिक, इन दोनों की दृष्टि से अगर देखना चाहें तो यह निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं। जो हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र है, गहरे अभिरंजित क्षेत्र, जिसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा है, डीएनए की कम है। अपन जानते हैं कि डीएनए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ होता है जो ज्यादातर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो उसमें वो ही कम है, तो यह आनुवंशिक दृष्टि से और उपापचयी दृष्टि से निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं। कौन से? हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, तो अपन ने हेटेरोक्रोमेटिन कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रह गया अपना यूक्रोमेटिन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।